Yeah. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन। तो जैसा कि हमें पता है, पिछला जो वीडियो था हमारा, हमने उसमें जो मार्केट फॉर्म्स ऑफ मार्केट है उसको कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, और जो लास्ट चैप्टर है किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। यानी इस वीडियो इस चैप्टर के एंडिंग के साथ हमारी जो फर्स्ट बुक है 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? तो चैप्टर का नाम क्या है कि मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर द परफेक्ट कंपटीशन एंड इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। यानी ये चैप्टर जो है पूरा दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। दो पार्ट्स में डिवाइड होने का मतलब कम से कम 3 वीडियो हम इसमें कवर करेंगे, जहां इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी फिर वही बात है कि वेटेज के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसमें काफी सारे हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो उनको मुझे समझना है कि मार्केट, जब हम बात करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मार्केट इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा, यानी बाजार संतुलन में कैसे आएगा, और उसके बाद जो डिमांड और सप्लाई के इफेक्ट हैं, ठीक है, जब हम डिमांड को शिफ्ट करेंगे, डिमांड को शिफ्ट करेंगे, सप्लाई को शिफ्ट करेंगे, तो वो सारे इंपैक्ट मार्केट में किस तरीके से अपना प्रभाव डालते हैं, किस तरीके से मार्केट को इंपैक्ट करते हैं, या किस तरीके से कंज्यूमर का रेस्पॉन्स चेंज होता है, उस केस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बार बार। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम होता क्या है। देखो, एक सिंपल सी बात है। अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन में बात करूं, तो परफेक्ट कंपटीशन का मैंने जो 2-4 बेसिक एस्पेक्ट मैंने कंसीडर किए थे पिछले जो चैप्टर हमारा गया उसके वीडियो सीरीज के फर्स्ट में, जो हमने कंसीडर किया था कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। मींस लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होंगे, देन उसके बाद होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, प्राइस डिफरेंशिएशन होता नहीं है, और जो प्राइस का डिसीजन है, प्राइस को डिसाइड करने की बात करते हैं, प्राइस का जो निर्धारण होगा वो मार्केट फोर्सेज से होगा। यानी मार्केट फोर्सेज में डिमांड और सप्लाई क्या है वो डिसाइड करेंगे उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो बात करें मार्केट इक्विलिब्रियम की, तो मार्केट इक्विलिब्रियम का एक सिंपल सा मीनिंग मैं बता देता हूं कि जब हम बात करते हैं किसी मार्केट इक्विलिब्रियम में, तो मार्केट इक्विलिब्रियम में उस सिचुएशन में होता है जहां पे किसी कमोडिटी की डिमांड और उसकी सप्लाई क्या होती है, बराबर होती है। दैट मींस मार्केट इक्विलिब्रियम रेफर टू ए स्टेट और ए सिचुएशन वेयर डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटीज इक्वल टू ईच अदर। यानी जहां पर ना ही तो एक्सेस डिमांड होगी और ना ही एक्सेस सप्लाई होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि किसी कमोडिटी के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, जब उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई बराबर होती है, ठीक है, यानी क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी और क्वांटिटी सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी बोथ आर इक्वल इन ए मार्केट, इन दैट केस दैट पर्टिकुलर मार्केट स्टेट बी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। जब हम बात करते हैं किसकी, परफेक्ट कंपटीशन, यानी सिंपल सी बेसिक कंडीशन मुझे यही ध्यान रखनी है कि देयर विल बी नो एक्सेस डिमांड एंड देयर विल बी नो एक्सेस सप्लाई। ठीक है, ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और जिस पॉइंट पे बराबर होंगे उस पॉइंट को मैं कहूंगा कि मार्केट किसमें, इक्विलिब्रियम में। क्लियर है चीज? देन उसके बाद बात करें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी मुझे समझनी होगी इसके रिगार्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। अगर हम डिटेल में इसको समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे अगर बात करता हूं डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ एक्स, जहां ये कंडीशन प्रूव हो जाएगी उस केस में मैं कहूंगा कि मार्केट किसमें है, इक्विलिब्रियम में। उसके बाद बात करते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस की, तो जिस प्राइस के ऊपर ये दोनों बराबर होंगे, यानी जिस प्राइस के ऊपर क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ एक्स, जिस प्राइस के ऊपर ये दोनों बराबर होगी उसको मैं क्या कहूंगा, इक्विलिब्रियम प्राइस। और लास्ट में हम बात करें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो ये दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस पे जो क्वांटिटी होगी उसको क्या कहूंगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर जो प्राइस होगा, जिस क्वांटिटी पे इक्विलिब्रियम प्राइस होगा उसको मैं क्या कहूंगा, इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब उसके बाद बात करें मार्केट इक्विलिब्रियम के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस ऑफ एक्स। तो मार्केट इक्विलिब्रियम को हम एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझते हैं। जैसे टेबल मैंने लिया, जहां पे मैंने फर्स्ट कॉलम में प्राइस ऑफ एक्स लिया, दूसरे में क्वांटिटी सप्लाई है, और तीसरे में बात की से क्वांटिटी डिमांड की। तो प्राइस को कंसीडर करें 5 4 3 2 1। देन उसके बाद बात करूं सप्लाई की, तो सप्लाई 50 40 30 20 10। और उसके बाद बात करते हैं क्वांटिटी डिमांड की, तो वो 10 20 30 40 50। अब इसको यहां पे अगर मैं समझने की कोशिश करूं, तो अगर इस सिचुएशन में कंपेयर करूं, जो प्राइस 5 है तो सप्लाई ज्यादा है किससे, क्वांटिटी डिमांड से। उसके बाद अगर प्राइस 4 है तो भी क्या है, आपकी सप्लाई ज्यादा है किससे, क्वांटिटी डिमांड से। यानी जब आपका प्राइस कितना है, 3 रुपए है, तो उस केस में दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, उसके बाद बात करें 2 रुपीज प्राइस है, तो उस केस में आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या है, ज्यादा है किससे, क्वांटिटी सप्लाई से। और जब प्राइस 1 रुपीज तो भी क्या है, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा है। यानी ये जो सिचुएशन है इसको मैं नाम दूंगा किसका, एक्सेस डिमांड का। ठीक है, और ये जो सिचुएशन है इसको मैं नाम दूंगा किसका, एक्सेस
सप्लाई का, ठीक है। यानी जब प्राइस 5 और 4 रुपए है उस केस में एक्सेस सप्लाई, यानी सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। और उसके बाद बात करें प्राइस जब 2 और 1 है उस केस में एक्सेस डिमांड है, यानी डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर क्या है, आपका जो डिमांड ऑफ एक्स है वो बराबर है किसके, सप्लाई ऑफ एक्स के। यानी जब प्राइस 3 रुपीज है तो उस केस में मैं कह सकता हूं कि मार्केट किसमें, इक्विलिब्रियम में। तो अब जो प्राइस 3 है ये क्या हो गया, आपका इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, और ये जो क्वांटिटी है 30 ये आपकी इक्विलिब्रियम क्या होगी, क्वांटिटी होगी। क्लियर है चीज। यानी जब प्राइस 3 रुपीज है तो मुझे ध्यान रखना है। अब इसको अगर मैं प्रैक्टिकल वे में समझूं, डायग्राम के माध्यम से समझूं, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम पे एक्सिस पे प्राइस लिया है और ओ वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया, प्राइस लिया, और ओ एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी को कंसीडर किया। तो इस डायग्राम में मुझे समझ में आ रहा है जब प्राइस 3 रुपीज है तो उस केस में क्या है, ये जो पॉइंट है इसको मैं कहूंगा क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। यानी इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, मार्केट आपका किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। उसके बाद अगर बात करें हम, ये जो इंडिकेशन है, जैसे अगर इसको मैं कंसीडर करने की कोशिश करूं तो ये मुझे बताता है किसकी, एक्सेस सप्लाई के बारे में। इसको टेक्निकल में हम क्या नाम देंगे, सरप्लस, ठीक है। उसके बाद बात करें नीचे, तो नीचे जो है ये इंडिकेशन किसका है, एक्सेस डिमांड का। इसको हम नाम दे देंगे किसका, शॉर्टेज का, ठीक है। तो मुझे ध्यान रखना है कि मतलब अगर बात करता हूं यहाँ पे नीचे का जो पोर्शन ये बताता है एक्सेस डिमांड को, यानी यहाँ पे क्या है, शॉर्टेज है, सप्लाई कम है कंपेयर टू डिमांड। और ऊपर अगर बात करें वहां पे सरप्लस है, जिसका मतलब क्या हो कि यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है किसके कंपेरिजन में, डिमांड है। जैसे मैंने मार्केट इक्विलिब्रियम को अपने कंसीडर किया, तो मार्केट इक्विलिब्रियम को कंसीडर करने के बाद कुछ बेसिक अजम्पशन मुझे ध्यान रखने हैं जब मैं परफेक्ट कंपटीशन में क्या करूंगा, मार्केट इक्विलिब्रियम को पढ़ूंगा। तो बेसिक अजम्पशन क्या है, सबसे पहले मुझे ये ध्यान रखना है, जो लॉ ऑफ सप्लाई मैंने पढ़ा था कि देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है। तो पहला अजम्पशन क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस के बीच का रिलेशन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, जो बाय डिफॉल्ट होता है लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ के। दूसरा क्या है कि क्वांटिटी डिमांड और प्राइस ऑफ ए कमोडिटी उनके बीच का रिलेशन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, ये भी बाय डिफॉल्ट है, लॉ ऑफ डिमांड में मैंने पढ़ा था इसको। तो दो अजम्पशन क्या हुआ कि पॉजिटिव रिलेशन किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में, नेगेटिव रिलेशन किसके बीच में, क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के बीच में, ठीक है, जब बात करते हैं किसी कमोडिटी के रिगार्डिंग। जो थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट जो अजम्पशन है, जो मुझे ध्यान रखना है जब मैं बात करूंगा मार्केट इक्विलिब्रियम की, तो वो अजम्पशन क्या है कि यहाँ जब हम मार्केट इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, देन वी शुड हैव टू ऑब्जर्व, वी शुड हैव टू assume that there will be no intervention of the government। यानी यहाँ जो डिमांड एंड सप्लाई है, they are free hand, perfectly decided by the market forces, there is no government intervention, यानी सरकार की तरफ से किसी तरह का इंटरवेंशन नहीं किया जाएगा, ये हमें मान के चलना है। तो these are the 3 बेसिक assumption जो मुझे माइंड में रखनी है जब मैं बात करूंगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इक्विलिब्रियम की। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, द सेकंड वन इज ए नेगेटिव रिलेशन between quantity demand and price of a commodity, and third one it is a free hand market, everything, the decision of price will be taken on the behalf of market forces, there will be no government intervention, as well as the price decision is considered under the perfect competition or when we are talking about the market equilibrium। क्लियर है चीज। तो इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं जो कि है चेन इफेक्ट इन, यानी जैसे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड और शिफ्ट इन सप्लाई। यानी पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए जब हम बात करते हैं शिफ्ट इन सप्लाई और शिफ्ट इन डिमांड का मतलब क्या है। देखो हमने जब थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा था तो वहां पे कुछ चीजें कंसीडर की थी। जो फंक्शन ऑफ डिमांड है वहां पे मैंने ऑब्जर्व किया था कि इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, दैट मींस जब हम बात करते हैं प्राइस के अलावा अदर फैक्टर की, हमने बात की थी प्राइस का जब भी इंपैक्ट आता है तो डिमांड का हमेशा क्या होता है, रोटेट होता है, वो कभी भी शिफ्ट नहीं होता। मींस व्हेनेवर देयर इज शिफ्टिंग इन डिमांड कराओ, क्रेडिट गोज टू अदर फैक्टर एक्सेप्ट प्राइस। क्लियर है चीज। तो जब भी शिफ्टिंग की बात करूंगा, चाहे मैं सप्लाई में बात कर रहा हूं चाहे मैं डिमांड में बात कर रहा हूं, तो शिफ्टिंग का काम हमेशा कारण, उसका जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं जिनके कारण शिफ्टिंग होती है, सप्लाई करो में या डिमांड करो में, तो वो सारे अदर फैक्टर्स हैं प्राइस को छोड़ के। यानी प्राइस के कारण सप्लाई करो शिफ्ट नहीं होता, हमेशा क्या होगा, रोटेट होगा। प्राइस के कारण डिमांड करो शिफ्ट नहीं होता, हमेशा क्या होगा, रोटेट होगा। जब भी शिफ्टिंग की बात आएगी तो सारे अदर फैक्टर प्राइस को छोड़ के रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, शिफ्टिंग के लिए या सप्लाई करो को शिफ्ट करने के लिए। क्लियर चीज। अब शिफ्टिंग को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था कि इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। सप्लाई के रिगार्डिंग बात करूं, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। क्लियर चीज। अब इनको अपन समझते हैं कि एक्चुअल में इनका चेन इफेक्ट है क्या। सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बना रखा है, मैं बात कर लेता हूं डिमांड की। तो डिमांड को अगर समझूंगा तो 2 चीजें मेरे पास होंगी। सबसे पहले क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड होता है
और दूसरा क्या होता है, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड का मतलब जब प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, और जब प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है चीज? यानी अब यहां से मुझे माइंड यूज नहीं करना, जो भी क्वेश्चन में मुझे कहा गया वो मुझे याद रखना है। अब इसने मुझे कहा कि आपको डिमांड को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो डिमांड को इंक्रीज करने का मतलब डिमांड कहां इंक्रीज होगी, यहां। ये मेरा क्या आ गया, नया D1। अब यहां पे इक्विलिब्रियम कहां पे है, इस केस में। अब हुआ क्या इसका, मान लेता हूं पहले सिचुएशन क्या थी कि क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई इसकी एक्स की दोनों क्या थी, बराबर। ठीक है, अब इसने मुझे कहा कि आपको डिमांड को क्या करना है, इंक्रीज करना है। अब इंक्रीज करूंगा तो डिमांड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ एक्स। क्लियर है चीज? नाउ जस्ट थिंक अबाउट द सिचुएशन ऑफ द मार्केट कि दोनों चीजें बराबर थी और अब आपने क्या कर दी, डिमांड को इंक्रीज कर दिया। डिमांड आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड इंक्रीज हुई है, सप्लाई आपकी इंक्रीज हुई नहीं। तो इकोनॉमी में क्या आएगा, इन्फ्लेशन। यानी जो कमोडिटी के प्राइस है वो क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज देयर इज नो सप्लाई कंपेयर टू इंक्रीज इन डिमांड। तो इस केस में हुआ क्या, तो प्राइस था P, वो कहां शिफ्ट हो गया P1 पे, और क्वांटिटी सप्लाई जो थी, डिमांड आपने इंक्रीज कर दी। अब आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, आपको मार्केट के सिचुएशन को एनालाइज करके एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो था इंक्रीज इन डिमांड का। अब इसका अपोजिट अगर बात करूं, डिक्रीज इन डिमांड की बात कर ले, तो उस सिचुएशन में डिमांड ऑफ एक्स क्या होगा, लेस देन सप्लाई ऑफ एक्स। अब अगर मैं डिक्रीज करने की बात करूं डिमांड को, तो डिमांड डिक्रीज कहां पे होगी, D2 पे। ठीक है, अब जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहां पे आ गया, यहां। तो उस केस में हुआ क्या कि अब सिचुएशन क्या है कि डिमांड क्या है, कम हो गई, सप्लाई क्या है, ज्यादा है। तो वो इंडिकेशन किसका है, डिफ्लेशन का। यानी वस्तुओं के जो कमोडिटी के प्राइस हैं वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा कि प्राइस भी क्या होगा, कम हो जाएगा, और क्वांटिटी भी क्या होगी, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। डिमांड क्या होगी, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी कंपेयर टू सप्लाई। ठीक है, तो ये किसका इंपैक्ट था। अब देखो सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे मेरा दिमाग लगाने वाला कुछ है ही नहीं। अब जो भी क्वेश्चन मुझे बोलता है मुझे वो क्या करना है, चेंज कर देना। इस कंप्लीट चैप्टर में एक्सेप्ट लास्ट वीडियो में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी मुझे पढ़नी है, बाकी में मुझे माइंड यूज नहीं करना। जो भी क्वेश्चन मुझे कहता है वो मुझे क्या करना है, अप्लाई कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं शिफ्ट इन सप्लाई। अब शिफ्ट इन सप्लाई की बात करूं तो पहले सप्लाई क्या होगा, यानी अगर यहाँ पे देखूं तो सप्लाई भी क्या होगा, पहले इंक्रीज होगा और उसके बाद सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सप्लाई को इंक्रीज करके देखते हैं। अब सप्लाई इंक्रीज होगा यहाँ पे, ये क्या होगा S1 और ये क्या होगा S1। अब जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहां पे आ गया, यहाँ पे। तो उस केस में क्या होगा, अब सिचुएशन वही है कि डिमांड ऑफ एक्स क्या थी, बराबर थी सप्लाई ऑफ एक्स के। अब आपने क्या किया, सप्लाई को इंक्रीज कर दिया। अब सप्लाई इंक्रीज होगी, डिमांड है नहीं, तो फिर से क्या होगा, प्राइस कम हो जाएंगे। सप्लाई क्या हो गया, आपने इंक्रीज कर दी लेकिन डिमांड आपकी इंक्रीज नहीं हुई। इसका मतलब प्राइस पे क्या इंपैक्ट आएगा, प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा, जो कि ये इंडिकेशन है प्राइस के कम होने का। दूसरा क्या था, आपको सप्लाई इंक्रीज करने की वजह सप्लाई को क्या करना है, डिक्रीज करना है। अब सप्लाई को डिक्रीज करेंगे तो सप्लाई कहां डिक्रीज होगी, यहाँ पे। ये क्या आ गया S2। अब हुआ क्या कि आपने सप्लाई को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अब सप्लाई डिक्रीज होते सिचुएशन क्या होगी, डिमांड ऑफ एक्स लेस देन, सप्लाई को डिक्रीज करते हैं, जो डिमांड है वो क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, जिससे सप्लाई से। तो उस केस में प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, मतलब क्या किया मैंने, सप्लाई को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, और सप्लाई के डिक्रीज होती है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई हो गया, तो उस केस में प्राइस क्या होंगे, आपके बढ़ जाएंगे। तो मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे। और ये इंडिकेशन किसका होगा, प्राइस के इंक्रीज होने का। क्लियर है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया व्हाट इज द चेन इफेक्ट इन शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई और शिफ्टिंग ऑफ डिमांड। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर अल्टरनेटिव हम इसके कंसीडर करेंगे। थैंक यू सो मच।